Our next topic in the field of financial management is internal rate of return। तो चलिए समझते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, यूनिफॉर्म कैश फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देंगे, व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यूनिफॉर्म कैश फ्लो के क्या स्टेप होंगे, नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो का अगर क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहले हम थ्योरेटिकल व्यू लेंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। दिस मेथड कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये एक डिस्काउंटिंग टेक्निक है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। तो यहां पे लिख दिया गया, दिस मेथड कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट एंड ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या क्या कंसीडर कर रहा है, एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहा है ये मेथड, इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट जो हम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट में उस अमाउंट को ले रहा है, और कैश इनफ्लो जो हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट से, उस इन्वेस्टमेंट से, उनको भी कंसीडर कर रहा है। मतलब एक तरह से सारी चीज़ें कंसीडर कर रहा है ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। द IRR, शॉर्ट में हम कहते हैं IRR, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड डज नॉट यूज द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अभी देखिए बाकी के जो मेथड आपने सॉल्व किए थे, जो टेक्निक्स पढ़ी थी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को मान के चल रहे थे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमारा एक तरह से रिटर्न वाला था कि कंपनी इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है, वही डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेकर चलते थे, जिसको हम डिस्काउंट रेट बोलते थे। वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता था। यहां पे क्या बोला, ऑफ रिटर्न बट एस्टिमेट्स द डिस्काउंट रेट। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हमको डिस्काउंट रेट दिया नहीं होगा, बाकी मेथड में हमने डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में हमको मिल जाता था, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया। यहां पे क्या हो गया कि हमें खुद एस्टिमेट लगाना होगा डिस्काउंट रेट का। कैसे एस्टिमेट लगाएंगे, तो वो इंटरपोलेशन मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से आप कर सकते हैं, जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझाएंगे। तो यहां पे हमने अभी क्या समझा, द IRR मेथड डज नॉट यूज द डिजायर्ड रेट, जो हमारे प्रीवियस मेथड में हम यूज कर रहे थे। इसके प्रीवियस वाला जो मेथड था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसमें हम एक डिजायर्ड रेट 12% डिस्काउंट फैक्टर जो हम लेके चल रहे थे, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता था। लेकिन इस मेथड में हम कोई जो रेट है हमारा डिजायर्ड रेट, वो नहीं दिया रहेगा, ये मान के चलेंगे। इसमें कोई भी डिजायर्ड रेट नहीं है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। यहां पे नहीं है तो क्या करना होगा, हमें एस्टिमेट लगाना होगा उस रेट का। दैट मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब हम एक एस्टिमेट लगाएंगे डिस्काउंट रेट का ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन मेथड से, तब हमें क्या मिलेगा, एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी। वो सिचुएशन क्या है, दैट मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, जो मेरा कैश इनफ्लो होगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद, वो किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर। मतलब हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में जब हम निकालते थे टोटल इन्वेस्टमेंट की, जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे, फिर उसके बाद जितने भी कैश इनफ्लो हो रहे हैं उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में कैश फ्लो को कन्वर्ट करते थे। तो दोनों जब इक्वल आ जाएंगे, तो वो जिस रेट पे इक्वल आएंगे डिस्काउंट रेट पे, वो मेरा क्या कहलाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस डिस्काउंट रेट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और द रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0 इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसी लाइन को आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सपोज कंपनी ने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है एक प्रोजेक्ट में, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया एक प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, जो अभी मैंने इस लाइन में बोला। हमें क्या क्या चाहिए इसमें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, जो भी कैश इनफ्लो होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया मैंने स्टार्टिंग में, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट से हमें आगे चल के बार बार कैश का इनफ्लो हो रहा है। सपोज 1 2 3 4 5 6 ईयर्स तक 1 लाख रुपीस का इनफ्लो हुआ कंपनी को। जब इनफ्लो हुआ 1 लाख का, तो इन सबको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने पे इसका जो टोटल और इस जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, जब ये दोनों हमारे इक्वल आ जाएंगे, जिस रेट पे डिस्काउंट कराने के बाद का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद, जिस डिस्काउंट रेट से हम इनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कराएंगे, जिस रेट पे
इन सबका टोटल 5 लाख के बराबर आ जाएगा, दैट रेट विल बी माई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आई थिंक बहुत ईजी सा था, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे क्या लिखा, दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और द रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाया था, तो वही चीज हम यहां पे फिर से लगा दे रहे हैं। तो ये सारे कैश इनफ्लो होंगे जिनको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, जिसका हम टोटल कर देंगे। टोटल करने पे जब यहां पे 5 लाख जिस रेट पे आएगा और 5 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे या नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम क्या करते थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इन दोनों को माइनस करके हम बचा हुआ अमाउंट निकालते थे। जब इस सिचुएशन में जब वो बचा हुआ अमाउंट 0 आ जाएगा, जिस डिस्काउंट रेट पे आएगा, दैट रेट विल बी माय इंटरनल रेट ऑफ एक्सेप्टेंस रूल। देखते हैं कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कब किया जाएगा, जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक को यूज करके प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और जो मेरा कट ऑफ रेट है के कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर डिफरेंट सोर्स से कैपिटल को अरेंज किया गया है, तो आप IRR जब हमारा ग्रेटर होगा के से, के क्या है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, जो कॉस्ट कंपनी की लग रही है कैपिटल को रेस करने में, वो है मेरा के। या फिर हम कह सकते हैं इसको कट ऑफ रेट, जो कंपनी रिटर्न के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रही है। जब IRR ग्रेटर आ जाएगा मेरा के या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर लेस देन है तो ऑब्वियस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इक्वल आता है तो कंपनी इनडिफरेंट रहेगी, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेंस रूल इस तरह चलेगा, जो आगे अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हेल्प होगी। आते हैं इसका अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में लें कि किस तरह इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करके एक्सप्लेन किया जा सकता है एक सिंपल से वे में। तो अगर हम इस लाइन को मान लें डिस्काउंट रेट लाइन, डिस्काउंट रेट मान लें हमारा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू को ले लें। IRR कौन सा होगा, जब मेरा IRR किस रेट पे होगा, ये वाला पॉइंट मेरा कहलाएगा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैसे, अब हम इसको इस लाइन से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये वाली लास्ट वाली एक लाइन हमने लिखी थी, द रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0 इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। द रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू यहां पे, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो सपोज यहां 1 2 3 4, तो यहां पे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होगी ना। और ये क्या है, डिस्काउंट रेट हैं अलग अलग, 10%, 12%, 13%, 15%, 14%। तो इस तरह डिस्काउंट रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, मतलब इस लाइन पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है और डिस्काउंट रेट सपोज यहाँ 14% है, 14% डिस्काउंट रेट है मेरा। तो ये वाला पॉइंट जब मेरा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है जब मेरी 0 हो जाएगी, उस केस पे जो डिस्काउंट रेट आएगा दैट विल बी माय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बहुत सिंपल सा ग्राफ था, आप अपने आंसर में इस ग्राफ को भी अगर लगा देते हैं तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो एक बार फिर से ग्राफ को समझा दें, द रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0 इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरी 0 कब हो रही है, जब मेरा डिस्काउंट रेट 14% हो रहा है। तो इस रेट पे मेरा IRR आ जाएगा जो मेरा 14% है। सो दिस इज योर होल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो के क्वेश्चंस करवा के देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह प्रेजेंट किया है कि यहाँ पर स्टेप्स होंगे। पहले हम यूनिफॉर्म कैश फ्लो के स्टेप्स बताएंगे कि कैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो है। तो यहाँ पे हम स्टेप्स आपको समझाते जाएंगे और साथ ही साथ उसी यूनिफॉर्म कैश फ्लो पे एक क्वेश्चन भी इधर सॉल्व करते जाएंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन भी समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है और स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम करते हैं यूनिफॉर्म कैश फ्लो के क्वेश्चन को रीड, फिर हम आपको स्टेप की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन इज गिवन हियर, ए लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट involving an outlay of 10 lakh resulting in an annual cash inflow of 2,50,000 for 6 years। मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2.5 लाख रुपए पर एनम कैश का इनफ्लो हो रहा है, मतलब 2.5 लाख इक्वल 6 साल तक मिलेंगे। तो ये यूनिफॉर्म कैश फ्लो का क्वेश्चन है। एज्यूमिंग सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0, सैल्वेज वैल्यू कुछ नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्वेश्चन में। डिटरमाइन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें
10 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 2.5 लाख का कैश इनफ्लो हो रहा है हर साल। तो अब हम आते हैं स्टेप्स पे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाला जाता है अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो रहा है। तो चलिए पहला स्टेप हम रीड करते हैं, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विच इज पे बैक पीरियड। अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे यूनिफॉर्म कैश फ्लो के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमें पे बैक पीरियड निकालना है, मतलब जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो पे बैक पीरियड भी एक हमारा कैपिटल बजटिंग टेक्निक था जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में आता है। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाए थे। दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है इस क्वेश्चन में, 10 लाख। तो हम यहां 10 लाख लिख लेते हैं और एनुअल कैश फ्लो है 2.5 लाख। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, पे बैक पीरियड, या हम कह सकते हैं कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो मेरा पीवीएफ हम कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा 4। तो हमें 4 मिल गया है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो मेरा स्टेप 1 है। हम अपने सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप कहता है लोकेट पे बैक वैल्यू इन पीवीएफ टेबल। लोकेट पे बैक वैल्यू, तो पे बैक वैल्यू कितनी आई है, 4। हमें पीवीएफ टेबल को रेफर करना होगा और आगे क्या बोल रहा है, कौन सी वैल्यू हमें लेनी होगी, करस्पॉन्डिंग टू द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की लाइफ इस क्वेश्चन में 6 ईयर दी हुई है, हमें 6th ईयर की पीवीएफ टेबल की उस रो में जाना है, 6th ईयर की रो में, और हमें क्या करना है, उस रो में जाके इस वैल्यू को सर्च करना है कि 6th रो में वो वैल्यू किस परसेंटेज पे आ रही है। द वैल्यू में बी फॉलिंग बिटवीन 2 डिस्काउंट रेट। हो सकता है आपको टेबल में 4 वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाए 6th रो में, या फिर हो सकता है कि 4 वैल्यू ना मिले, उससे थोड़ी ज्यादा मिल जाए। तो हमें उस केस में क्या करना है, अगर 4 से ज्यादा मिल जाती है वैल्यू तो हमें 2 डिस्काउंट रेट लेने होंगे, 4 से कम वाला और 4 से ज्यादा वाला, दोनों को लेकर, इसलिए यहां पे लिखा है द वैल्यू में बी फॉलिंग बिटवीन 2 डिस्काउंट रेट। तो चलिए टेबल को रेफर करते हैं तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे टेबल आपको शो हो रही है, देखिए पीवीएफ टेबल। हमें सबसे पहले क्या करना है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो 6 ईयर है इस क्वेश्चन में, उस 6th रो पे जाना है। तो देखिए नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में टॉप पर लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स। 6th देखिए 6 लाइन में जाइए और देखिए 4 कहां पे है। तो 4 जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो देखिए लास्ट में आ रही है जब 12% है। तो 12% में 4.11 आ रहा है और उसके बाद 13% में 3.998 आ रहा है। तो हमें 4 वैल्यू नहीं मिल रही, तो हम उस केस में क्या करेंगे, 2 वैल्यू को कंसीडर करेंगे, एक तो 4 से ज्यादा वाली वैल्यू और 4 से कम वाली वैल्यू, और दोनों का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ, सॉरी टेबल में दिया हुआ है आपका 12% एंड 13%। तो अब हम 2 वैल्यू लिख रहे हैं, एक तो 12% पे वैल्यू दी हुई है पीवीएफ टेबल वाली, तो 12% की वैल्यू है आपकी 4.11, 4.111, 3 वैल्यू 3 डिजिट तक लिखते हैं हम। फिर उसके बाद जो 13% पे वैल्यू है, तो 13% की जो वैल्यू है दैट इज 3.998, अभी आपको टेबल में शो हुआ है। तो हमें 2 वैल्यूज मिल गई डिस्काउंट कराने के लिए। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, 4 को ढूंढने की कोशिश की जो मेरा पे बैक पीरियड है या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो 4 वैल्यू कहां पे हम ढूंढेंगे, उस रो में ढूंढेंगे, उस नंबर ऑफ ईयर में ढूंढेंगे जो क्वेश्चन में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट होगी। तो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इस क्वेश्चन में 6 ईयर है, तो हम 6th रो में गए नंबर ऑफ ईयर्स में और वहां पर हम 4 को ढूंढने की कोशिश की। तो 4 नहीं मिला, तो उससे एक वैल्यू ज्यादा और उससे कुछ वैल्यू ज्यादा और उससे कुछ वैल्यू नीचे के 2% हमने निकाल लिए। तो हमें 12% एंड 13% 2% मिल गए। तो हमें मिल गया ये वाला पॉइंट। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, डिस्काउंट कैश फ्लोज यूजिंग 2 रेट्स। अब हमें क्या करना है, कैश फ्लो को डिस्काउंट कराना है इन दोनों रेट से, इस वैल्यू की हेल्प से। तो अब हम क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे किस रेट पे, एक तो 12% पे, और हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 13% पे। क्योंकि डिस्काउंट कराना है तो हम यहां पे एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, हम एनपीवी निकालने जा रहे हैं। एनपीवी दोनों रेट पे हम निकालेंगे, 2 रेट्स लिखा हुआ है। तो एनपीवी निकालने के लिए आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने पढ़ाया था। नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो किया है उसको नेगेटिव वे में रखिए पहले, जो हमारा 10 लाख है, प्लस
आप जितने भी कैश इनफ्लो हो रहे हैं उसको डिस्काउंट कराइए। कैसे डिस्काउंट कराएंगे? 12% की जो वैल्यू है 4.11 और टोटल हमारा 2.5 लाख है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय किससे हम डिस्काउंट करा रहे हैं 12% के, तो 12% की डिस्काउंटिंग वैल्यू है 4.11। तो 4.11 करके जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी एनपीवी एट 12%। ये थर्ड स्टेप जो हम पूरा कर रहे हैं। इसी तरह हम 13% पे भी कर लेते हैं। यहां पे भी 10 लाख होगा प्लस 2,50,000 और डिस्काउंटिंग वैल्यू जो है दैट इज 3.998। को सॉल्व करके पहले वैल्यू निकालते हैं। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10,27,750। हमें क्या करना है? ये ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, जो वैल्यू आएगी उसमें 10 लाख माइनस कर देना है। तो हम माइनस कर देते हैं 10,27,750 रुपीज। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 27,750। ये वैल्यू है हमारी 12% पे। अब हम 13% पे निकालते हैं। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.998, 9,99,500। 10 लाख में से 9,99,500 को माइनस कर देते हैं। -500 मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी 13% पे आ रही है दैट इज -500। कैश का एक तरह से आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, इनफ्लो कम हुआ है व्हेन इनफ्लो इज कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो ये तो हो गया हमारा एनपीवी 12% और 13% पे, जो हमारा थर्ड स्टेप था। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे, जिसमें हम इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज करके हम IRR निकालेंगे। हमने आपको बताया था ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को निकालेंगे। तो इस वाले स्टेप पे देखिए हमने क्या किया, ट्रायल एंड एरर लगा के 2% लिए ट्रायल एंड एरर से, और यहाँ पे इंटरपोलेशन का फॉर्मूला ले लिया हमने। तो चलिए इस फॉर्मूले को पुट करते हैं सारी वैल्यूज। इस फॉर्मूले में LR जो है दैट इज लोअर लिमिट विच इज 12%। हमारा लोअर रेट जो है 12% है। HR इज हायर रेट विच इज 13%। ये हमारा हायर रेट है। LR इज लोअर रेट, सॉरी NPV एट लोअर रेट। NPV लोअर रेट पे कितना है? ये NPV एट हायर रेट जो है हमारा -500 है। तो चलिए सारे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए लोअर रेट। तो लोअर रेट कितना है? 12%। तो हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, 12, फिर प्लस का साइन है तो आप प्लस लगा लीजिए। फिर यहाँ पे क्या है? NPV एट लोअर रेट। तो NPV लोअर रेट पे है 2,750। ये NPV एट लोअर रेट हो गया। NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट। तो NPV एट लोअर रेट इज दिस, हायर रेट इज दिस। तो 2,750 माइनस ब्रैकेट में -500 लिख देते हैं, क्योंकि मेरा 500 जो है नेगेटिव आया है। अब इस वाले फॉर्म ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट, इट मीन्स 13 माइनस 12, 13% माइनस 12% है हमारा यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और बाकी चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम डिडक्ट करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। हमें 27750 में 500 को ऐड करना होगा। 27750 प्लस 500, 28250। तो हमें क्या मिल गया? 12 प्लस 27750 अपॉन 28250, 28250, और इसका सोल्यूशन 1 आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें 12 प्लस जो आएगा वो परसेंटेज में मेरा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। तो 27750 डिवाइडेड बाय 28250 हमें मिल गया 0.98। तो ओवरऑल हमें कितना परसेंटेज मिला? 12.98%। दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल आया। अब हम नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट 1,36,000 विच यील्ड्स द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। एक इन्वेस्टमेंट की गई है 1,36,000 रुपीज की, जिसमें इनफ्लो जो हो रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से
5 साल तक जो दिए हुए हैं 30, 40, 60, 30 एंड 20,000। तो चलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से देखिए, सबसे पहले तो यहां दिख रहा है जो कैश इनफ्लो हो रहे हैं वो यूनिफॉर्म नेचर के नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, जो अलग अलग वैल्यू आ रही है इनफ्लो की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैंने यहां पे स्टेप्स लिख रखा है, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ भी मिल जाएगा नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से। क्या आपको यहां इजीली हो जाएगा आपका, देखिए यहां स्टेप्स भी लर्न हो जाएंगे और स्टेप्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पे वो भी आप समझ जाएंगे। पहला स्टेप है नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो के क्वेश्चन का, डिस्काउंट द कैश फ्लो एट एनी रैंडम रेट। देखिए यहां पे बोला है रैंडमली कोई भी रेट लेकर, जैसे 10, 15 या 20% आपको क्या करना है, डिस्काउंट कराना है कैश फ्लोज को। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रैंडम रेट ले लेते हैं जो भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का हो सकता है, दैट इज हमने कंसीडर किया 10% हम लेकर डिस्काउंट कराएंगे अपने कैश फ्लोस को। यहां पे ये स्टेप बोल रहा है कि आप रैंडमली कोई भी मन में डिसाइड करिए इंटरनल रेट, जो भी रेट ऑफ डिस्काउंट रेट है, नॉट आईआरआर, डिस्काउंट रेट को आप डिसाइड करिए। तो मैंने मन में अभी सोचा कि 10% लेकर हम डिस्काउंट करवाएंगे अपने कैश फ्लोस को। तो देखिए यहां पे हमने टेबल बना ली और ऊपर लिख दिया लेट अस डिस्काउंट कैश फ्लो बाय 10%। तो हम 10% डिस्काउंट रेट की हेल्प से डिस्काउंट फैक्टर लिखेंगे यहां पर सारे और मल्टीप्लाई करा के नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहला हमने क्या स्टेप फॉलो किया, 10% हमने कंसीडर किया, एक अंदाजे से 10% किया है, आप 12%, 11% कुछ भी कर सकते हैं। इफ रिजल्टेंट एनपीवी इज नेगेटिव देन डिस्काउंट कैश फ्लो अगेन बाय लोअर डिस्काउंट रेट टू मेक एनपीवी पॉजिटिव। देखिए यहां पे क्या बोला, आपने जो डिस्काउंट रेट लिया है, सपोज मैंने यहां पे 10% लेके अभी हम सॉल्व करेंगे, तो अगर मेरा एनपीवी निकालने पर 10% पे अगर मेरा एनपीवी नेगेटिव आता है, अगर इसको हमने सॉल्व किया 10% से और एनपीवी अगर नेगेटिव आएगा तो हमें क्या करने बोल रहा है, अगेन बाय लोअर डिस्काउंट रेट। तो हमें क्या करना होगा, 10% से एक वैल्यू थोड़ा सा नीचे डिस्काउंट रेट लेकर हमें फिर से एनपीवी निकालना होगा। तो इस तरह से हमें देखिए दो रेट मिल जाएंगे, एक हायर रेट एक लोअर रेट। इसी तरह से पूरा वाइसी वर्सा कर दीजिए, सपोज पहले पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या करिए, दूसरा जो डिस्काउंट रेट होगा वो हायर ले लीजिए। तो देखिए यहां पे एंड वाइसी वर्सा लिखा है ना, तो पहले आप सपोज आप एकदम देखिए ये जो स्टेप है ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है समझने में, तो सिंपली आपको हम बता रहे हैं, इसको रीड किए बिना हम आपको बता रहे क्या करना है। आप कोई भी रैंडम डिस्काउंट रेट लीजिए, अगर उस डिस्काउंट रेट से जो एनपीवी आ रहा है अगर वो नेगेटिव है हमारा, तो आप क्या करिए, उस जो भी रेट आपने डिसाइड किया है उससे लोअर रेट लेकर फिर से एनपीवी निकाल दीजिए। बस ये करिए। अगर सपोज पहले में नेगेटिव आया तब आपको ये करना है, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगा तब आपको क्या करना है, 10% से ऊपर लेना है। तो वही चीज यहां पे एंड वाइसी वर्सा करके लिखी हुई है। अगर पहले नेगेटिव आता है तो उस डिस्काउंट रेट से लोअर डिस्काउंट रेट लेकर फिर से हमें एनपीवी निकालना होगा, जिसकी हेल्प से हमें दो डिस्काउंट रेट मिलेंगे, एक हायर एक लोअर। अगर मेरा एनपीवी नेगेटिव था एंड वाइसी वर्सा की अगर हम कंडीशन को ले, तो यहां पे फिर क्या हो जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा और यहां नेगेटिव बन जाएगा वो। तो वही कंडीशन यहां पे बोली गई है, अगर नेगेटिव एनपीवी है तो आप दूसरा जो डिस्काउंट रेट लेंगे वो लोअर लेंगे। अगर पहले यहां पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो डिस्काउंट रेट लेंगे वो 10 से ऊपर लेंगे। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या पहली वाली कंडीशन ये वाली लग रही है कि वाइसी वर्सा वाली लग रही है। तो चलिए करते हैं हम सॉल्व। पहले हम 10% से सॉल्व करते हैं। देखिए इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें एक लोअर रेट और हायर रेट रैंडमली मिल ही जाएगा, जिसमें हम इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। और अच्छे से आप चाहते हैं ये क्वेश्चन समझ में आए नॉन यूनिफॉर्म का, तो आप यूनिफॉर्म वाले को देख लेंगे, फिर यहां पे आएंगे तो ये स्टेप बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन से पूरा डेटा उतार लिया है, कैश फ्लो उतार लिए हैं सारे। ये जो है नेगेटिव रखेंगे क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है, ये सारे इनफ्लो हैं। एनपीवी कैसे निकालते हैं जो हमने पहले कॉन्सेप्ट में समझाया था, वही चीज हम यहाँ पे रिपीट करने जा रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो देखिए हमने 0 ईयर है तो हम डिस्काउंट फैक्टर 1 लेते हैं और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो दैट विल बी 1,36,000। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू लेनी है, आप टेबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेटर से। हम क्या करते हैं, अभी हम डायरेक्ट यहां वैल्यूज लिख देते हैं डिस्काउंट फैक्टर की, जो 10% की रेट पे है। डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यूज कहां से मिलेंगी आपको, पीवीएफ टेबल से। तो हम पीवीएफ टेबल को रेफर करके हम सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू लिख ले रहे हैं और मल्टीप्लाई करा के यहां पे प्रेजेंट वैल्यू सब निकाल लेते हैं।
तक हमने क्या किया, डिस्काउंटिंग फैक्टर को लिखकर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जितने भी कैश फ्लोज हो रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमें प्रेजेंट वैल्यू सारी मिल जाती हैं। फर्स्ट वाले में कराया जो हमारा आउटफ्लो था वो नेगेटिव में मैंने लिख लिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, इन सबका टोटल करिए, 1,36,000 में माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव जो आएगा उसको हम सेकंड स्टेप में लगाकर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको टोटल करते हैं जितने भी पॉजिटिव हैं जो कैश इनफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में, प्लस 20,490 प्लस 12,420, तो हमारा टोटल आता है 1,38,280 और यहां पे इन्वेस्टमेंट जो हो रही है 1,36,000। तो चलिए माइनस कर देते हैं, पता चल जाएगा हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज 2280। तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गया है। अब आते हैं फिर से हम स्टेप पे, देखते हैं क्या है स्टेप। इफ रिजल्टेड एनपीवी इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो दूसरा जो हम डिस्काउंट रेट लेंगे वो लोअर लेंगे, या फिर पॉजिटिव आता है तो हम वाइसी वर्सा करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, नेगेटिव आता है तो लोअर रेट लेना है दूसरा, लेकिन मेरा पॉजिटिव आ गया तो आप क्या लेंगे, हायर रेट लेंगे। तो अब हम दोबारा सॉल्व करेंगे जिसमें हम जो डिस्काउंट फैक्टर है वो हायर लेंगे 10% से। तो अब हम फिर से आगे सॉल्व करेंगे जिसमें हम कंसीडर करेंगे, लिख लेते हैं, लेट अस डिस्काउंट कैश फ्लो बाय, हमने ऊपर 10% लिया है तो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 12% की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो अब 12% की हेल्प से कैसे सॉल्व करना होगा, हमें फिर से डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल जो है हमारी पीवीएफ टेबल, उससे डिस्काउंट फैक्टर लिखना होगा 12% पे, फिर सेम स्टेप फिर से हमें करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी होगी। फिर हमें लास्ट में क्या मिलेगा, 10% एक जो मिल गया लोअर रेट और दूसरा मिल गया 12% जो हायर रेट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखे 12% पे जो टेबल की हेल्प से हमने लिख लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यूज लिख ली, जिस तरह मैंने यहां सॉल्व किया उसी तरह हम यहां सॉल्व कर ले रहे हैं। अब हम टोटल करके 1,36,000 में माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 101390 प्लस 19080 प्लस 11340। तो हमें वैल्यू मिल रही है 1,31,810। 1,36,000 में माइनस कर दें, हमें वैल्यू मिल गई -4190, -4190। तो हमें देखिए एक पॉजिटिव वाला मिल गया, एक नेगेटिव मिल गया, जो आस पास ही है 1,36,000 के रिटर्न पे। तो अब हमें एक हायर रेट मिला विच इज 12% और एक लोअर रेट मिल गया विच इज 10%। तो हमें ट्रायल एंड एरर की हेल्प से 10% एंड 12% लोअर रेट एंड हायर रेट मिल जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, इंटरपोलेशन की हेल्प से वो सारी वैल्यूज इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे, जिससे आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। हमने सारी वैल्यूज लिख ली यहां पे था एनपीवी एट लोअर रेट, तो एनपीवी लोअर रेट पे कितना आया था 2280, जो मैंने यहां पुट कर दिया। फिर था एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट 2280 था, जो मैंने यहां डिनोमिनेटर में लिख लिया, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया। फिर है एनपीवी एट हायर रेट, जो एनपीवी हायर रेट पे आया दैट इज 4190 नेगेटिव, तो हमने माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट में फिर से -4190 लिख दिया है। अब यहां पे था हायर रेट माइनस लोअर रेट, ब्रैकेट में 12 हायर रेट है, 10% लोअर रेट है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी और इसको सॉल्व किया, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये सारी वैल्यू मिल गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक परसेंटेज मिल जाएगा, दैट विल बी माई IRR। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2280 डिवाइडेड बाय 6470। तो हमारा इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.3523, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल गया 0.704। 10 प्लस 0.704 तो मतलब 10.704% इज माई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मेरा आ गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जब हमारे नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो होंगे।